हेलो दोस्तों, मैं आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोग की पढ़ाई लिखाई चल रही होगी। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए टेस्ट लेकर आया हूं। ये साइंस का टेस्ट है और साइंस में भी ये फिजिक्स का टेस्ट है। किसका? फिजिक्स का टेस्ट है। इसमें लगभग 36 क्वेश्चन है और ये अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन है। इसमें आप लोग देखिएगा कितने आप लोग सही कर पाते हैं। और हाँ, जब टेस्ट देते हैं तो जो आप लोग सही कर लेते हैं वो तो सही है, लेकिन जो आप लोग गलत करते हैं ऐसा नहीं कि उसे जो छोड़ दिए, उसे जो आप लोग ज़रूर किसी ने कॉपी में जो नोट डाउन करने का कोशिश कीजिए, ठीक है। क्योंकि ये जो सेट है ये अच्छे किताब का है, ठीक है। इसमें जो है क्वेश्चन सीधे सीधे एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो जो आपसे गलत होगा उसे जो है ज़रूर आप लोग जो है अलग नोट करने का कोशिश कीजिएगा। और हाँ, जो लोग सेट बना रहे हैं उसे जो है जितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं उसे आप लोग ज़रूर इसमें जो है आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और जो लोग कम कर रहे हैं वो लोग तो ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। जो लोग कम सही कर पा रहे हैं वो अपना स्कोर ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आप लोग 36 क्वेश्चन में कितने सही कर पाते हैं। चलिए, आपका पहला क्वेश्चन है, एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है, ये अच्छे से दिख नहीं रहा, मैं इसे पढ़ के बता देता हूँ। 6.023 गुना 10 पावर 23, ठीक है। इसके बाद 6.023 गुना 10 पावर, ये भी 23 है, ये 22 था, है ना। ये है 6.23 गुना 10 पावर 24, 6.023 गुना 10 पावर 25, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। इसका आंसर होगा बी, 6.023 गुना 10 पावर 23, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? पारसेक, प्रकाश वर्ष, धारा या फिर एम्पियर। तो दूरी मापने की जो सबसे बड़ी इकाई होती है वो क्या होती है? पारसेक। और एक पारसेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष होता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए, आपका 3 नंबर क्वेश्चन है, एक प्रकाश वर्ष कितना होता है? एक प्रकाश वर्ष जो होता है मीटर में कितना के बराबर होता है? 6.46 गुना 10 पावर 9 मीटर, 9.46 गुना 10 पावर 15 मीटर, 9.46 गुना 10 पावर 18 मीटर, ये पावर है 18 मीटर, 9.046 गुना 10 पावर 16 मीटर। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? 3 का आंसर बताइए क्या होगा? इसका आंसर होगा एक प्रकाश वर्ष बराबर 6.023 गुना 10 पावर 15 मीटर होता है, ठीक है। कितना होता है? एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुना 10 पावर 15 मीटर के बराबर होता है, ठीक है। चलिए, आपका 4था नंबर क्वेश्चन है, 1 लीटर में कितना गैलन के बराबर होता है? मतलब 1 लीटर कितना गैलन के बराबर होता है? बताइए इसका ऑप्शन आप लोग खुद से देखिए और बताइए कितना होगा। इसका आंसर हो जाएगा 1। 1 लीटर बराबर इतना गैलन होता है, 0.2642 के बराबर होता है, ठीक है। चलिए, आपका 5 नंबर क्वेश्चन है, एक फर्मी कितना मीटर के बराबर होता है? एक फर्मी में कितना मीटर होता है? 10 पावर माइनस 12 मीटर, 10 पावर माइनस 15 मीटर, 10 पावर माइनस 18 मीटर या 10 पावर माइनस 10 मीटर। तो एक फर्मी में होता है कितना? 10 पावर माइनस 15 मीटर, है ना। कितना होता है एक फर्मी में? 10 पावर माइनस 15 मीटर के बराबर होता है। चलिए, आपका 6 नंबर क्वेश्चन है, लॉगरिथम के आविष्कारक कौन है? लॉगरिथम के आविष्कारक कौन है? रिचर्ड डे, वाल्टर, जॉन नेपियर या फिर वॉर्ड शो। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा जॉन नेपियर, है ना। लॉगरिथम के आविष्कारक कौन है? जॉन नेपियर। आपका 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? एडिसन, न्यूटन, मैक्स प्लैंक या फिर कूलम्ब। तो क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन जो है मैक्स प्लैंक ने किया है, ठीक है। चलिए, अब आपका 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, वायुमंडल की आर्द्रता को मापने वाला यंत्र क्या है ना। वायुमंडल की जो आर्द्रता मापते हैं किससे मापते हैं? हाइड्रोमीटर से, हाइग्रोमीटर से, हाइड्रोफोन से या फिर मेगाफोन से। इन दोनों में जो है बहुत कन्फ्यूजन होता है। बताइए इसका क्या होगा? इसका आंसर होगा हाइग्रोमीटर। आर्द्रता जो मापा जाता है वो हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। चलिए, आपका 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक एंगस्ट्रम कितना के बराबर होता है? एक एंगस्ट्रम कितना के बराबर होता है? 10 पावर माइनस 10 मीटर, 10 पावर माइनस 8 मीटर, 10 पावर माइनस 6 मीटर या 10 पावर माइनस 10 मीटर। तो इसका आंसर क्या होगा? एक एंगस्ट्रम बराबर 10 पावर माइनस 10 मीटर के बराबर होता है। चलिए, आपका 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग किस पर निर्भर करता है? पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग किस पर निर्भर करता है? कक्षा की त्रिज्या पर, उपग्रह के द्रव्यमान पर, पृथ्वी के उपग्रह पर दिए गए वेग पर या फिर सूर्य से उनकी
दूरी पर। तो इसका आंसर क्या होगा? कक्षा की त्रिज्या पर ये निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? एक इसका वेग जो है कक्षा की त्रिज्या पर निर्भर करता है। 11 नंबर क्वेश्चन आते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? घड़ी की चाबी में कौन सी ऊर्जा रहती है? कौन सी ऊर्जा संचित रहती है? गतिज ऊर्जा, दाब ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा होती है ना, स्थितिज ऊर्जा घड़ी की चाबी में होती है। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी पिंड के संवेग को 50% बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा? अगर संवेग को 50% बढ़ाते हैं तो गतिज ऊर्जा क्या होगा? 50% बढ़ जाएगा, 50% घट जाएगा, 125% बढ़ जाएगा, 125% घट जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? 125% जो है बढ़ जाएगा। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला होता है, उसे आप लोग देखिएगा। अनुदैर्ध्य तरंगे उत्पन्न होती है किससे? अनुदैर्ध्य तरंगे किस में उत्पन्न होती है? सभी माध्यम में, ठोस में, द्रव में या फिर गैस में। तो अनुदैर्ध्य तरंगे होती है ये सभी माध्यमों में चल पाती है। ठीक है, अनुदैर्ध्य तरंगे किस में चल पाती है? ये सभी माध्यमों में चल पाती है। चलिए, आपका 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस माध्यम से होकर के अनुप्रस्थ तरंगे नहीं चल सकती है? किस माध्यम से होकर अनुप्रस्थ तरंग नहीं चल पाती? पानी में, लोहा में, हवा में या फिर पारा में। तो इसका आंसर क्या होगा? अनुप्रस्थ तरंगे जो होती है हवा में नहीं चल पाती है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन क्या आ रहा है? प्रतिबल और विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं? प्रतिबल और विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं? प्रत्यास्था गुणांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जड़त्व आघूर्ण या फिर प्लंक का नियतांक। तो इसका आंसर क्या होगा? ए, प्रत्यास्था गुणांक जो होता है ये प्रतिबल और विकृति का अनुपात होता है। अब 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पनडुब्बी किस पर आधारित होती है? पनडुब्बी आधारित होती है न्यूटन के प्रथम नियम पे, आर्किमिडीज के सिद्धांत पे, पास्कल के नियम पे या फिर ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे। तो इसका आंसर क्या होगा? पनडुब्बी जो होती है आर्किमिडीज के सिद्धांत पे कार्य करता है। आपका 17 नंबर क्वेश्चन है समुद्र में तैरने की अपेक्षा जो है समुद्र में तैरना जो होता है पानी की अपेक्षा आसान होता है, क्यों? मतलब कि समुद्र में तैरना आसान होता है, नदी में कठिन क्यों? समुद्र के गहरा होता है इसलिए, समुद्र काफ़ी दूर तक फैला होता है इसलिए, समुद्र का ज्वार भाटा आता है इसलिए, या फिर समुद्र के पानी का घनत्व जो होता है नदी के घनत्व से अधिक होता है इसलिए। तो इसका आंसर डी ही होगा, क्योंकि समुद्र का पानी जो होता है वो खारा होता है और उसका घनत्व नदी के घनत्व से जल से अधिक होता है। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तरंग अपस्रव कही जाएंगी जब उनकी आवृत्ति किसके किसके बीच होगी? अब अपस्रव तरंगे। तो बताइए इसका आंसर होगा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से अधिक, 20,000 हर्ट्ज से अधिक या 20 हर्ट्ज से कम। तो इसका आंसर होगा डी, अपस्रव तरंगे होती है जो 20 हर्ट्ज से कम होती है और स्रव होती है 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच और परास्रव तरंगे होती है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की। ठीक है, चलिए आपका 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग क्या होगा? तरंग और वेग के बीच का संबंध पूछ रहा है ये। तो पूछ रहा है वेग आधा हो जाएगा, वेग दुगुना हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा या फिर वेग 4 गुना हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? आधा हो जाएगा ना, वेग क्या हो जाएगा? ये आधा हो जाएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं? है ना, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं? अनुदैर्ध्य तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ध्वनि तरंगे जो होती है ये अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। ठीक है, जबकि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है। आपका 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है, दुगुनी होती है, तिगुनी होती है या फिर चौथाई होती है? तो ये क्या होगा? आधी होती है। ठीक है, आपसे पूछ रहा है 22 नंबर क्वेश्चन उत्तल दर्पण पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? उत्तल दर्पण पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक और सीधा, वास्तविक और उल्टा, काल्पनिक और सीधा, काल्पनिक और उल्टा। तो इसका आंसर क्या होगा? काल्पनिक और सीधा, है ना। दर्पण पर प्रतिबिंब सीधा बनता है, काल्पनिक और सीधा 22। ठीक है, अब 23 नंबर की ओर आते हैं। आपका 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश तरंग कैसा तरंग का उदाहरण है? ध्वनि तरंग का, विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग का, पराबैंगनी तरंग का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश तरंगे जो होती है ये विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंगे तो होती है, इसके अलावा विद्युत चुंबकीय भी होती है। ठीक है, चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
दोस्तों आपका 24 नंबर क्वेश्चन है, फोटोग्राफी कैमरे का अभिदृश्यक लेंस किस प्रकार का होता है? अवतल होता है, उत्तल होता है, उभयावतल होता है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो हम लोग सभी जानते हैं कि फोटोग्राफी कैमरे में जो होता है वो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन आते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है E = MC² का प्रतिपादन किसने किया? E = MC², बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, सभी लोग जानते होंगे। रदरफोर्ड ने, आइंस्टीन ने, नील बोर ने या फिर एर्निको फर्मी ने? तो E = MC² का प्रतिपादन आइंस्टीन ने किया था। ठीक है, चलिए आपका 26 नंबर क्वेश्चन अब कह रहा है कि थोरियम के नाभिक को किस में बदला जा सकता है? यूरेनियम में, प्लूटोनियम में, पोलेनियम में या फिर रेडियम में? तो थोरियम के नाभिक को किस में बदला जा सकता है? प्लूटोनियम में। ठीक है, चलिए अब आपका 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फ्यूज के पदार्थ कैसे होने चाहिए? फ्यूज जो हम लोग घरों में प्रयोग करते हैं वो पदार्थ कैसा होना चाहिए? उसका प्रतिरोध उच्च होना चाहिए या निम्न गलनांक होना चाहिए, प्रतिरोध नगम्य होना चाहिए या फिर उच्च गलनांक होना चाहिए? तो इसका गलनांक जो है निम्न होना चाहिए ना, गलनांक निम्न होना चाहिए, ताकि थोड़ा सा अगर वोल्टेज बढ़ता है तो वो जो है फ्यूज खुद ही गल जाना चाहिए। ठीक है, चलिए अब कह रहा है 28 नंबर क्वेश्चन कि निम्न विद्युत चुंबकीय तरंगों में किसकी आवृत्ति जो होती है अधिकतम होती है ना? किस विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति अधिकतम होती है? एक्स रे की, वाई किरण की, पराबैंगनी किरण की या फिर अवरक्त किरणें की? तो इसका बताइए आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा गामा किरणों की, है ना। इसकी जो होती है आवृत्ति अधिक होती है जबकि तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है ना। तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति का उल्टा संबंध होता है। आपका 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ऊर्जा का क्षय कम होता है किस में? ऊर्जा का क्षय कम किस में होता है? दृष्ट धारा में, प्रत्यावर्ती धारा में, दोनों धारा में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो 29 का आंसर क्या हो जाएगा? दृष्ट धारा जो होती है इसमें ऊर्जा का क्षय कम हो पाता है। 30 नंबर क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत, चुंबकीय प्रेरण, स्व प्रेरण या फिर अन्योन्य प्रेरण? तो इसका आंसर क्या होगा? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे ट्रांसफार्मर काम करता है। आपका 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है घरेलू प्रकाश के लिए प्रयुक्त लैंप किस क्रम में जोड़ा जाता है? घरेलू प्रकाश जो जोड़ा जाता है लैंप किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में, समानांतर क्रम में, मिश्रित क्रम में या फिर कोई निश्चित नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? घरेलू लैंप जो होता है ये समानांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। ठीक है, चलिए अब आपका 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र क्रम में स्थानांतरित होती है? चालन में, संवहन में, विकिरण में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विकिरण में, है ना। ऊष्मा का जो है सर्वाधिक तीव्र क्रम से जो स्थानांतरित होता है वो विकिरण के माध्यम से होता है। ठीक है, चलिए अब आपका 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है न्यूनतम संभवतः ताप क्या होता है? न्यूनतम संभवतः ताप क्या होता है जिससे कि नीचे कोई भी ताप नहीं हो सकता? -273 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, -300 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 डिग्री सेल्सियस? तो इसका आंसर क्या होगा? -273 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो न्यूनतम संभव तापमान होता है। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि वायुमंडल न होता तो दिन की अवधि क्या होती? वायुमंडल के न होने पर दिन की अवधि क्या होती? कम हो जाती, ज़्यादा हो जाती, अपरिवर्तित होती या फिर आधी हो जाती? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कम हो जाती, है ना। इसका आंसर क्या होगा? कम हो जाती है कि वायुमंडल नहीं होती तो। आपका 35 नंबर क्वेश्चन है सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग हमें दिखाई देता है? वर्णमंडल, कोरोना, प्रभात मंडल या फिर कोई भाग नहीं? तो इसका आंसर क्या होगा? कोरोना, है ना। जो भाग हमें सूर्य ग्रहण के सीमाई दिखा देता है इसे हम लोग कोरोना कहते हैं। आपका 36 नंबर और अंतिम क्वेश्चन है सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि प्रकाश वायु से कांच में जाए, वायु से जल में जाए, कांच से वायु में जाए या फिर जल से वायु में जाए? तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा, है ना। कांच से वायु में जाए, इसका मतलब क्या हुआ? सघन माध्यम से अगर विरल माध्यम में जाता है तो ही इसका जो है आंतरिक परावर्तन हो सकता है। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गए आपके टोटल 36 क्वेश्चन और सभी ये आपके फिजिक्स से थे। उम्मीद करूंगा कि आप लोगों ने इसमें जो है अधिकतम सही किए होंगे और इसमें जो क्वेश्चन है मुझे अच्छा खासा ही लग रहा है ना। सारे क्वेश्चन जो है इसमें मुझे ज़रूरी लग रहे हैं, सब आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोगों ने इसमें कितना सही किया। ठीक है, चलिए दोस्तों आज भर इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। धन्यवाद।